सुप्रभात बच्चों। श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल की हिंदी की कक्षा में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसकी शुरुआत हमने कल कर दी थी और हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 लाख की चूड़ियाँ। तो हम इसी पाठ को आज आगे पढ़ेंगे और इससे पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको पाठ को समझने में कोई परेशानी ना हो। लाख की चूड़ियाँ, लेखक कामता प्रसाद। और लेखक ने आज के मशीनी युग के कारण जिनका श्रेणी व्यवसाय था उन लोगों की बेरोजगारी की व्यथा को यहाँ पर प्रकट किया है और इसी के संदर्भ में लेखक ने ये कहानी लिखी है। कहानी में एक पात्र है बदलू काका और लेखक बताते हैं कि गांव में जब भी लेखक जाते थे, गांव में जब मतलब कि वो के मामा के यहाँ जाते थे तो वहाँ पर एक ही व्यक्ति था जो लेखक को सबसे अधिक प्रिय था और वो था बदलू काका। और बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। लेखक जब गांव जाते थे तो बदलू काका उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देते थे और इसी कारण से लेखक को वो बहुत ही प्रिय थे, बहुत अच्छे लगते थे। और लेखक जो है वो कहते हैं कि बदलू मामा ना कहकर दूसरे बच्चों की देखा देखी ही वे भी उसको बदलू काका कहने लगे थे। लेखक जब वहाँ जाते तो घंटों बदलू काका के पास में बैठे रहते, उनसे बातें करते और उनका अधिकतर समय वहीं बीतता था। किस प्रकार से बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, कितनी मेहनत करते थे उन चूड़ियों को बनाने में, इसके बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही ये भी बताया है कि चूड़ियों के बदले वो कभी पैसे नहीं लेते थे, किसी तरह की कोई मुद्रा नहीं लेते थे, बल्कि लेखक कहते हैं कि वस्तु विनिमय एक पद्धति है व्यापार करने की, जिसमें क्या होता है कि वस्तु के बदले हम कोई भी अन्य वस्तु, अनाज इत्यादि दे करके वस्तु खरीदते हैं। तो वही वस्तु विनिमय की पद्धति प्रचलित थी और बदलू काका इसी के माध्यम से अपना कार्य करते थे, अपनी चूड़ियाँ बेचते थे। और जब कभी शादी विवाह आदि का अवसर होता था उस समय बदलू काका केवल अनाज से ही काम नहीं चलाते थे, बल्कि वो अपने उन शादी की चूड़ियों के जोड़े के बदले ढेर सारी उपहार में वस्तुएं लिया करते थे। तो इस प्रकार साल भर की कसर वो एक ही बार में निकाल लिया करते थे। ये इतना हमने कल पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पर। तो जितना आपको पढ़ाया गया है आपने पढ़ा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 7। यदि संसार में बदलू को किसी से चिढ़ थी, यदि वो किसी से चिढ़ता था तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों से बदलू काका को बहुत चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर फूट जाता था, मतलब अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आने लगता था, क्रोध आने लगता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। मतलब कि बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाता था और लाख की चूड़ियों की जगह यदि किसी के हाथों में, किसी स्त्री के हाथों में जब वो चूड़ियाँ कांच की देखता था तो उसको मन ही मन बहुत क्रोध आता था। क्रोध क्यों आता था कि अब धीरे धीरे समय बदल रहा था। औरतें जो है जैसे जैसे देखिए समय परिवर्तन होता है, समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती है और हम उनको परिवर्तन को हम अपनाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो परिवर्तन को अपनाता है। तो लाख की चूड़ियों की जगह अब कांच की चूड़ियों ने भी ले ली थी। अधिकतर औरतें लाख की चूड़ियाँ पहनती थी और उसको सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और लेकिन कुछ औरतें अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी और वो कांच की चूड़ियाँ मशीनों के द्वारा बनती थी। तो इस प्रकार इससे बदलू काका की आमदनी में भी कुछ फर्क पड़ गया था और इसलिए वो मन ही मन चिढ़ता भी था। कभी कभी कुछ औरतों को 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। लेखक बताते हैं कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था
लेखक से बहुत देर तक बदलू काका बातें किया करते थे। कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, लेखक को कभी कभी वह उसके पढ़ाई के बारे में भी पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। देखिए यहाँ पर व्यंग्य भी किया गया है। लेखक ने जब उनको बताया शहरी जीवन के बारे में, तब लेखक जो है, और साथ में ये भी बताया लेखक ने कि वहाँ पर तो औरतें कांच की चूड़ियाँ भी पहनती हैं, तब जो बदलू काका है वो थोड़े से चिढ़ गए, और उनकी बातों से ही पता चल रहा था कि वो कितने चिढ़े। और उन्होंने क्या कहा, अपने क्रोध को या अपने चिढ़ को उन्होंने किस प्रकार से प्रकट किया, उन्होंने कहा कि शहरों में तो किसी को लाज शर्म होती नहीं है, और वहाँ पर तो सभी औरतें ऐसे ही घूमती हैं। और साथ में ये भी बताया कि शायद ऐसा ही होगा कि लाख की चूड़ियाँ उनको हाथों में भारी लगती होगी, उसका वजन नहीं उठा सकती होंगी, इसीलिए वे कांच की चूड़ियाँ पहनती है। मतलब अपनी लाख की चूड़ियों का महत्व को यहाँ पर भी बताना चाहते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। लेखक कहते हैं क्योंकि बदलू काका भी लेखक को बहुत पसंद करते थे, और इसीलिए उसकी अच्छी खातिरदारी भी करते थे। और जब गाय दूध देती थी तो उस समय वह उसके लिए गाय की दूध की मलाई बचाकर रखते थे। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। जब आम का मौसम होता, आम लगने का मौसम होता, उस समय उनके वहाँ पर जो आम के पेड़ थे उससे वो रोजाना 2-4 आम तो अवश्य खा लेते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। लेकिन वैसे तो वो अच्छा ही लगता था, लेकिन सबसे अच्छा लगता था, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि लेखक बदलू काका के लिए रोज लाख की गोलियां बनाकर देता था। और यही लाख की गोलियां लेखक को आकर्षित करती थी। छोटे बच्चे होते हैं, उनको रंग बिरंगी गोलियां जो है वो बहुत पसंद होती है। कुछ बच्चे जैसे आपने देखा होगा कंचे से खेलते हैं, कुछ रंग बिरंगी गोलियां होती है जो क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है कि किसी भी बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। लेखक भी इसी कारण से उनकी तरफ आकर्षित होते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में, एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक बताते हैं कि उनके पिताजी की बदली किसी दूर गांव से काफ़ी दूर शहर था वहाँ पर हो गई और इस कारण से बहुत लंबे समय तक लेखक अपने मामा के यहाँ गांव नहीं जा सके। अब 8-10 वर्षों तक लेखक वहाँ जा नहीं पाए और जब 8-10 वर्षों के बाद लेखक वहाँ गए तब वो इतने बड़े हो चुके थे कि अब उन लाख की चूड़ियों में उनकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी पसंद, हमारी रुचि बदलती रहती है। लेखक भी अब बड़े हो गए हैं और इसलिए अब उन लाख की गोलियों में तो उनकी कोई रुचि रही नहीं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। 8-10 वर्षों बाद में हो गए थे और इसलिए जब वो गांव गए उस समय न तो उन लाख की गोलियों में उनकी कोई रुचि रही थी और न ही उनको जल्दी से उन बदलू काका का ध्यान आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। लेखक ने एक बात जरूर नोट की कि गांव में लगभग सभी स्त्रियों ने कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले ही मतलब कुछ ही ऐसे हाथ थे
बहुत कम ऐसे हाथ थे जिनमें लाख की चूड़ियाँ पहने मैंने स्त्रियों को देखा। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। एक दिन अचानक से लेखक को बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अचानक से एक घटना घटित हुई कि उनके मामा की जो लड़की थी वो अचानक से फिसल कर गिर गई। हाथ में क्योंकि चूड़ी पहनी हुई थी कांच की, वो कांच हाथ में लग गया और जब घाव हो गया तो लेखक को उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। और उस समय लेखक को बदलू काका का ध्यान आया। उन चूड़ियों के कारण लेखक को बदलू काका का ध्यान आया। अतः लेखक को लगा कि मैं उनसे मिलाऊं। शाम के समय घूमते घामते वह उसके घर की तरफ चल पड़े और बदलू उसी नीम के चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। क्या देखा उन्होंने कि बदलू अपने घर के सामने वो जो नीम का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे खाट पर लेटा हुआ था। लेखक ने जाते ही बदलू काका को नमस्ते किया। वापस नमस्ते का उत्तर दिया बदलू काका ने और उठकर खाट पर बैठ गए। लेकिन क्योंकि लेखक अब बड़े हो चुके थे, बदलू काका बूढ़े हो चुके थे और इसीलिए बदलू काका ने उन्हें पहचाना नहीं और बहुत देर तक बदलू काका लेखक को निहारते रहे। अब लेखक ने बताया, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपने बारे में बताया और अपने बारे में याद दिलाने का प्रयत्न करने लगा। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है याद। तो वो भी दिमाग पर जोर डालकर याद करने लगे कि आखिर यह कौन है। तो स्मृति का अर्थ क्या होता है? याद। स्मृति पटल पर मतलब यादों पर जोर डालने लगे। अतीत मतलब पुराना, पहले का। तो वो पहले की बातें याद करने लगे कि कहीं उन्हें वो याद आ जाए लेखक। और तब वो एकदम से बोल पड़े, आओ आओ लल्ला बैठो। बहुत दिन बाद गाँव आए। लेखक के बारे में अचानक से उन्हें याद आ गया जब लेखक ने कहा कि आप गोलियां बनाकर दिया करते थे। तो जैसे ही उन्होंने अपने स्मृति पर जोर डाला, अपने दिमाग पर जोर डाला और उनको याद आ गया कि हाँ, ये वही बच्चा है जिसे मैं लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था। और बदलू काका लेखक को क्या कहकर पुकारा करते थे? लला। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक ने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया कि इधर आना हुआ ही नहीं। और फिर कुछ देर के लिए शांति छाई रही। इधर मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई न ही भट्टी। पहले जब लेखक छोटे थे और बदलू काका के पास में आते थे, उस समय वह देखते थे कि पास में भट्टी पड़ी है और बदलू काका उस पुरानी सी मच्छिया पर बैठकर लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं। लेकिन आज जब उन्होंने इतने वर्षों बाद में वहाँ पर देखा, ना तो उनको वो भट्टी दिखाई दी, ना ही उनको वो छोटी सी मच्छिया दिखाई दी। तब लेखक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो ना। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत में मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब आज लेखक ने यह देखा कि बदलू काका के विचार बदले हुए हैं। पहले लेखक ने बताया था, उल्लेख किया था कि जब भी वो किसी औरत के हाथों में, कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ देखते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था और वो दो चार बातें उन्हें सुना भी दिया करते थे। लेकिन आज कांच की चूड़ियों को लेकर के उनके विचार भी बदल चुके हैं।
तो उन्होंने क्या बताया था कि आज तो लाख की चूड़ियाँ या फिर उनके हाथों की बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ तो कोई पहनता ही नहीं है, और अब तो सभी जगह गांव-गांव में कांच की बनी चूड़ियाँ ही बिकती हैं और वही पहनी जाती हैं। और साथ में उन्होंने क्या कहा, एक बात कही कि मशीनी युग है, ये मशीनी युग है। आज तो चारों तरफ मशीनीकरण हो गया है, तो इसलिए सारे काम मशीनों से होते हैं। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे सब कुछ बदलता जाता है। तो जहाँ हाथ से चूड़ियाँ बनाता था बदलू काका, वहाँ अब उन हाथ से बनाई हुई लाख की चूड़ियों का स्थान अब मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियों ने ले लिया है। और इसी कारण से साथ में उन्होंने ये भी बताया कि आजकल तो खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। पहले तो बैलों को हल में जोता जाता था खेत जोतने के लिए, और अब साथ में ये भी स्वीकार किया उन्होंने कि जो सुंदरता लाख की चूड़ियों में है वो अब जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो अब लाख की चूड़ियों में कहाँ रह गई है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। लेखक ने क्या कहा, क्योंकि लेखक ने तो अभी देखा था कि उसकी बहन के हाथ में कांच की चूड़ी से चोट लग गई थी, और इसीलिए लेखक ने क्या कहा कि कांच तो बहुत खतरनाक होता है, उससे चोट भी लग जाती है, वह जल्दी टूट जाता है। मैंने नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बूढ़ा हो चुका था, तबीयत भी कमज़ोर रहती थी, और उसने भी स्वीकार किया कि हाँ कांच नाजुक तो होता ही है। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। जैसे जैसे उसकी अवस्था होती जा रही थी, उम्र बढ़ गई थी, बूढ़ा होने लगा था, बूढ़ा हो गया था, और इसी कारण से अब उसका शरीर ढल चुका था, मतलब वो बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा था, कमज़ोर हो चुका था। और जिस प्रकार से लगातार वो खांसते जा रहा था, लेखक को लग रहा था कि उसको दमा हो गया है। दमा सांस की एक बीमारी होती है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। बुढ़ापे में आप देखते हैं ना कि हाथों की नसें या शरीर की बहुत सी नसें जो है वो दिखने लगती हैं, उभर आती हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, मतलब न जाने कैसे बदलू काका को पता चल गया कि लेखक उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तब उसने क्या कहा कि दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, मतलब मौसमी खांसी है जो 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है। लेखक ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन लेखक ने अपने मन में ये अनुभव कर लिया था कि जरूर उसके मन में कोई बड़ा दुख छुपा हुआ है, व्यथा छुपी हुई है, मतलब दुख छुपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा। देखिए इस लाइन को आप रेखांकित कर लीजिए। लेखक कहते हैं, मैं देर तक सोचता रहा। इस मशीन युग ने इतने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक कहते हैं कि इस मशीन युग ने इतने हाथ काट दिए हैं। क्या अर्थ है इस लाइन का? लेखक ये समझाना चाहते हैं कि पहले जो लोग अपने पुश्तैनी कार्य करते थे, पुश्तैनी व्यवसाय करते थे, पुश्तैनी मतलब पूर्वजों के व्यवसाय को ही जिन्होंने अपना रखा था, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे थे। आज इन मशीनों के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण हर एक चीज़ मशीनों से बनने लगी है। वो जो चूड़ियाँ हैं वो भी मशीनों से बनने लगी थी। तो लेखक कहते हैं कि इन्हीं मशीनों के कारण से, मशीनें क्या करती हैं, 100 आदमी का काम अकेले एक मशीन से हो जाता है। तो इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई। मशीन जो है एक आदमी जो काम 4 दिन में करता है, मशीन जो है वो कुछ मिनट में, कुछ घंटों में ही कर देती है। तो इस प्रकार से इस मशीनी युग के कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। हाथ कट जाना का मतलब क्या है? मशीनी युग ने हाथ काट दिया, मतलब वे लोग जो अपने हाथों के हुनर को जिन्होंने अपनाया हुआ था अपने व्यवसाय के माध्यम से, आज वे लोग बेरोजगार हो गए हैं। और इस तरीके से लेखक इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। जब बात कुछ गंभीर होने लगी, थोड़ी देर दोनों के बीच में शांति छा गई, उस समय लेखक ने ही इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि
अब आम की फसल कैसी है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर मतलब थोड़ी सी खुशी के साथ में, उमंग के साथ में उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। क्या कहा? जब लेखक छोटे थे उस समय रोज़ 2-4 आम लेखक को वह खिलाया करता था। आज लेखक इतने वर्षों बाद में बदलू काका के पास में आया। बातों में अपने दुख में, अपनी अवस्था के कारण लेखक को वह आम खिलाना ही भूल गया और इस बात को उसने स्वीकार किया। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ये उनका प्रेम था जिसके कारण से उन्होंने ऐसा कहा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। लेखक को बचपन की सारी बातें याद थी कि गाय के दूध की मलाई लेखक के लिए वह बचा कर रखता था। तब उसने गाय के बारे में पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। लेखक ने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है और इतने सारे आम मैं कैसे खा पाऊंगा? वह हंस पड़ा। शहरे ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत में मतलब एक ही वक्त में इससे 4 गुना आम खा जाया करता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। लेखक से बदलू काका कहते। और क्योंकि तुम तो शहरी हो, शहरी यहाँ पर साथ में वो ये भी कहना चाहते हैं, शहरी होने का मतलब इतनी अधिक पाचन क्षमता नहीं है तुम्हारी। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। उसके यहाँ पर जो पेड़ लगा था उस पर सिंदूरी आम लगते थे और उसने बताया कि सिंदूरी आम जो है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो इसे वही आम देना। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मतलब अपनी हथेलियों में, मुट्ठी में लेकर के लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। लेखक ने जब जैसे ही उसके हाथों से आम लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो लेखक ने उसके हाथों की तरफ ध्यान दिया। उसने देखा कि लाख की सुंदर चूड़ियाँ उसके हाथों पर फब रही थी। फबना मतलब सुंदर लगना, सुशोभित होना। उसके हाथों में लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। लेखक ने क्या कहा कि इसने जो चूड़ियाँ पहन रखी है ये मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर आखिरी जोड़ा बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहा था। वह इन चूड़ियों के कितने पैसे दे रहा था? केवल 10 आने। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। और तब इतने कम दामों में बदलू काका ने वह जोड़ा जमींदार को देने से मना कर दिया और कहा कि आप शहर से ले आइए। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। लेखक ने वो आम लिए और कुछ खाए और फिर वहाँ से चले गए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक को इस बात की खुशी थी कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन बदलू काका ने हार नहीं मानी है। भले ही वो अपनी अवस्था से, इस मशीनी युग से टूटे हों एक बार, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अभी तक टूटे नहीं हैं। अवस्था के कारण कमज़ोर जरूर हो गए होंगे, शरीर उनका साथ नहीं दे पा रहा होगा, लेकिन अभी भी मन से वो कमज़ोर नहीं हुए हैं। और इसी कारण लेखक को ऐसे लगता था कि इनका जो व्यक्तित्व है वो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाए। तो ये थी हमारी कहानी लाख की चूड़ियाँ, जो कामता नाथ ने लिखी थी। और ये पाठ पूरा हो चुका है, आपको समझ में आया होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि लेखक ने, कामतानाथ ने जो कहानी लिखी है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया है
वो यही है कि मशीनी युग ने आज लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जो लोग हाथों से वस्तुएं बनाया करते थे, बेचा करते थे, आज उनका वो काम धंधा इन्हीं मशीनों के कारण से बंद हो गया है। लोगों के पुश्तैनी व्यवसाय थे, उद्योग धंधे थे, या फिर गांव में जो लोग अपने हाथों से वस्तुएं बनाया करते थे, आज उनका वो जो व्यवसाय है अब इतना नहीं चलता जितना कि पहले चलता था। तो इस मशीनीकरण के कारण से तरक्की तो हुई है, विकास तो हुआ है, लेकिन इसने उन लोगों के हाथ काट दिए हैं, मतलब वे लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। और इसी दुख को, इसी व्यथा को इस पाठ के माध्यम से, लाख की चूड़ियों के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर प्रकट किया है। तो ये हमारा पाठ पूरा होता है। अब आपको इसका मूल भाव भी समझ में आ गया होगा। और मूल भाव मतलब जो प्रमुख बात लेखक पाठ के माध्यम से बताना चाहता है वो यही है कि मशीनी युग के कारण से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनका पुश्तैनी व्यवसाय उनसे छूट गया है। तो इसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती चली गई है। ये इस पाठ का मूल भाव है। और अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेखक ने मैंने आपको जो शब्दार्थ दिए थे करने के लिए वो तो आपने कर ही लिए होंगे। उससे आगे प्रश्नोत्तर है, तो कुछ प्रश्न है जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और उन्हें आपको स्वयं करने का प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है। पहला हमारा प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। लेखक ने यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि वह गांव में बहुत ही चाव से क्यों जाया करता था। तो जहाँ पर हमारा प्रश्न पाठ शुरू होता है वहीं पर मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था और क्या बताया था कि लेखक इतने चाव से गांव क्यों जाया करता था कि गांव में बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। गर्मियों की छुट्टियों में लेखक जब गांव जाया करते थे तो वही बदलू काका उन्हें लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करते थे और वो रंग बिरंगी गोलियां किसी भी बच्चे को आकर्षित कर सकती हैं। इसलिए लेखक बहुत ही चाव से गांव जाया करते थे। और क्योंकि गांव के अन्य बच्चे भी बदलू काका कहकर पुकारते थे, इसलिए लेखक उनकी देखा देखी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका पुकारा करता था। तो ये तो है उत्तर प्रश्न 1 का। फिर हम देखते हैं प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो मैंने आपको बताया था वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु के बदले में वस्तु लेना, मतलब कि मुद्रा न देकर के वस्तु खरीदना, वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है, मैंने आपको बताया था। और वर्तमान समय में कौन सी पद्धति प्रचलित है, तो वर्तमान समय में विनिमय की कौन सी पद्धति प्रचलित है, वस्तु के बदले मुद्रा दी जाती है। ठीक है, वर्तमान समय में पहले तो देख लीजिए कि वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, दूसरी वस्तु देने की एक प्राचीन पद्धति है। पद्धति मतलब तरीका, पद्धति है। तो वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देने की एक प्राचीन पद्धति है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय और वर्तमान समय में विनिमय की कौन सी पद्धति प्रचलित है, तो विनिमय की
प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु के विनिमय की प्रचलित पद्धति मतलब क्या होता है? जो अभी वर्तमान समय में प्रचलित है वो है प्रचलित पद्धति। तो विनिमय की प्रचलित पद्धति वस्तु के बदले मुद्रा देना, मुद्रा देना या लेना, ठीक है, मुद्रा देना। विनिमय की प्रचलित पद्धति कौन सी है? वस्तु के बदले मुद्रा देना। मुद्रा मतलब पैसे, धन, ठीक है। आजकल जो वर्तमान समय में प्रचलित पद्धति है वो कौन सी है कि हम वस्तु जब खरीदने जाते हैं तो हम कुछ पैसे देकर, कुछ रुपए या कुछ मुद्रा देकर हम वस्तु खरीदते हैं। तो ये हो गई इसकी प्रचलित पद्धति। तो आपको इनको अपने शब्दों में लिखना है। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है कि वस्तु विनिमय तो है वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, और विनिमय की जो प्रचलित पद्धति है वो क्या है? वस्तु के बदले मुद्रा देना। अब इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। फिर देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? अभी पाठ पढ़ाते समय बताया गया था कि मशीनी युग के कारण से, मशीनीकरण हो जाने से आज गांव में जो उद्योग धंधे, पुश्तैनी उद्योग धंधे थे वे ठप हो गए हैं और अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके पास कोई काम धंधे नहीं बचे। तो इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है और लेखक ने इसी व्यथा की तरफ संकेत दिया है, ठीक है। तो इसे भी आप अपने शब्दों में लिखने का ट्राई कीजिएगा। और इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन। कौन कौन से? देखिए, प्रश्न 1 से 3। आगे के प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। तो इतने ही प्रश्नोत्तर हैं जो आपको गृह कार्य में करने हैं और आपको समझा भी दिए गए हैं। तो आप बहुत अच्छे से इनको कर भी पाएंगे। नहीं कर पाते हैं तो कल की कक्षा में एक बार हम फिर से इनको देखेंगे। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।